हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम मे बी 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सिंगल वीडियो में वो सारा बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपलोड करने में भी दिक्कत आता है। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वो है, व्हाट इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इसका मतलब क्या होता है? दुर्लभता, चयन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अर्थ बताइए। तो बेसिकली आप जानते होंगे दुर्लभता का मतलब मींस, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी। व्हेन डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई, इवन प्राइस इज जीरो, जब कीमत क्या हो? जीरो हो, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या? दुर्लभता। ठीक है। दूसरा फिर चयन समझ सकते हैं। चयन मतलब चॉइस। चॉइस मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा चॉइस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, संसाधन सीमित हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वो है अनलिमिटेड वांट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स वस्तुओं का एक से ज्यादा प्रयोग है, तो हमें हर चीज में क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक चॉइस है और एक स्केर्सिटी है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, स्केर्सिटी और चॉइस में? बेसिकली दोस्तों, जहां पर भी स्केर्सिटी पाई जाती है वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। जस्ट एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर हमें कई सारी फसलें उगानी है। मान लीजिए मक्के की फसल उगानी है, गेहूं की और चावल की, जो कई सारी फसलें, लेकिन एक समय में हम एक ही फसल उगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जमीन की क्या है? स्केर्सिटी है, कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे पे क्या है? पूरी तरह से डिपेंडेंट है। दूसरा, इसी में एक और टॉपिक बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली हमने बताया कि आपको 3 फसल है आपके पास। तो मान लेते हैं आप क्या है, गेहूं को बना रहे, उत्पादन कर रहे हैं। गेहूं के बाद आता है चावल, चावल के बाद आता है मक्का। प्रॉफिट के मामले में देखें तो आपने क्या करा? गेहूं की वजह से सेकंड नंबर पे जो था चावल, उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट वैल्यू विच इज फॉरगॉन, दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य जिसे आप क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपने वीट की वजह से किसको? राइस को सेक्रीफाइस कर दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको इन तीनों के बीच रिलेशन समझाना है और इनको तीनों को डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। तो क्या होता है पीपीसी में? आपको समझा दूं। बेसिकली हम इकोनॉमी शॉर्ट में लिख लेता हूं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। बेसिकली मानते हैं कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए 2 चीज चाहिए। एक चीज चाहिए क्या? रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस में संसाधन। तो यहां पे जस्ट मान लेते हैं कि वो क्या है? भूमि है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब हो गया तकनीक। वो हम मान लेते हैं कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए खेती में कुछ करना है, खेत में, तो हम एक ट्रैक्टर को अपनी टेक्नोलॉजी मान लेते हैं। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है ना? अब आपके पास जमीन का टुकड़ा है, लैंड है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। तो अब आप 2 चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, पीपीसी में हमेशा कितने कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं? 2 कमोडिटी का, 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो अब जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इधर पे राइस ले ले, इधर पे वीट ले लेते हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है? अगर आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरा को आपको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। जस्ट यहाँ पे हम राइस वीट इधर ले रहे हैं, राइस इधर ले रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या 5 तक ले सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो वीट है, चावल है, उसका उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे हमारा जो दूसरी चीज है, राइस है, वीट है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, और जो राइस है उसका उत्पादन क्या होगा? घट रहा है। तो जस्ट एग्जांपल, इस पे था 15, उसके बाद 14, 14 में से फिर आप घटा सकते हैं 2, 12,
उसके बाद 9, 5, 0 भी ले सकते हैं सर, ठीक है ना। फाइनली मैं बता रहा हूं आपको कि पीपीसी क्या है। तो पीपीसी में मैंने एक शेड्यूल बनाया आपके सामने। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जब हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट की, तो राइस की कितनी हो रही है 15। अगर हमने वीट का बढ़ाया है तो राइस का क्या हुआ है, थोड़ा घटा है, क्योंकि हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो क्या है, एक लिमिटेड है यार। तो अगर इतने खेत में तुम क्या करोगे, राइस उगाने लग जाओगे। पहले क्या होता, पूरे ही खेत में, पूरे ही फील्ड में आप क्या उगा रहे थे, गेहूं उगा रहे थे। लेकिन आपने अब थोड़ा गेहूं कम करके किसको बढ़ा दिया, राइस को। तो बेसिकली दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम। मान लेते हैं आपने राइस को और बढ़ा दिया, तो ये होगा। तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राइस घटता जा रहा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज आ रही है, सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच मीन्स एमओसी। एमओसी क्या होता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक यूनिट को बढ़ाने में जो दूसरी यूनिट को अपने को कम करना पड़ रहा है, वो कहलाता है सीमांत अवसर लागत, मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसे कैसे निकालते हैं, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस यूनिट डिवाइड बाय गेन, मतलब कितनी कमी हुई और कितनी वृद्धि हुई। तो कमी पहले तो डैश लेते हैं, एक की कमी, वृद्धि भी कितने की, एक की। तो यहाँ पे हो गया 1:1, यहाँ पे 2 की कमी और 2 की वृद्धि, सॉरी 2 की कमी 1 की वृद्धि, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये अनुपात जो कि प्रोपोर्शन है वो बढ़ता हुआ है। जब ये प्रोपोर्शन बढ़ता होता है ना, तभी ये पीपीसी ऐसा आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर ये पीपीसी कभी अगर ये मान लेता है 1:1, 1:1, 1:1 होता है, तो ये पीपीसी फिर आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रही है और यहाँ पे भी 1 यूनिट घट रही हो, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1, 1:1, 1:1। तो इस केस में आपका जो पीपीसी आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर ये बजाय बढ़ने के घटने लग जाए तो आपका पीपीसी कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं, बेसिकली पीपीसी में जो सिचुएशन है वो ये वाली है, इंक्रीजिंग वाली। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं। एक तरफ को वीट लेना है, एक तरफ को राइस लेना है। तो मान लेते हैं वीट का कितना है, यहाँ पे राइस लेंगे हम और यहाँ वीट लेंगे। जब आप देख रहे हैं कि राइस ज्यादा है तो वीट कम है, और धीरे धीरे ये हो जाएगा, ऐसे करते करते ये नॉर्मली यूं टच करता हो जाएगा, सॉरी। ये आपका जो आएगा डायग्राम कुछ समथिंग लाइक ऐसे आएगा। ऐसा क्यों आएगा आपको एक बता दूं, क्योंकि ये वाला जो एमओसी है वो बढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि 1:1, फिर 2:1, 3:1। अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो ये आपका जो रेशियो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी विभिन्न जो क्या कहते हैं स्थितियां हैं वो भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीपीसी, जो कि दिखाता है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन अ वन फील्ड। आप चाहे तो ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, ABCD। इन शॉर्ट अगर मैं आपको पीपीसी बताऊं, पीपीसी क्या होता है, तो पीपीसी का मतलब होता है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से दो कमोडिटी के बीच, दो वस्तुओं के बीच कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। तो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम चाहे तो इतना कर सकते हैं, हम चाहे तो थोड़ा इसका कम करके उसका बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और कम जाके उसको और बढ़ा सकते हैं। तो जो एक कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, ये क्या होती है, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। तो इसलिए बोलते हैं इसे उत्पादन संभावना वक्र। दूसरा इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है, इसकी स्थितियां। तो बेसिकली मान लेते हैं हमारा एक पीपीसी है, यहां पर ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, ठीक है। अब क्या होता है, अगर उतने ही रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में हमारा प्रोडक्शन इधर शिफ्ट हो जाए राइटवर्ड, तो हम इसे बोलेंगे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज विच मींस संसाधनों का विकास। और अगर ये इधर आ जाएगा
तो हम कहेंगे कि हमारे संसाधनों का अल्प प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ, जिसको बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन। क्लियर है? तो आपको ये भी बताना पड़ सकता है। उसके बाद आप दिखा दीजिए कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो क्या होगा, रिसोर्सेज में चेंज आएगा तो उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से डिमांड है। डिमांड आपको पता ही है, बेसिकली किसी भी एक गिवन प्राइस पर और एक गिवन पीरियड टाइम के अंदर आप जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, बेसिकली वो आपकी क्या होती है, डिमांड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आपको पता होगा कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आपकी यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच कौन सी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप ले सकते हैं P, यहाँ पे Q, 50, 40, 30, 20, 10। यहाँ पे ले लेते हैं हम 100, बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और यहाँ पे फाइनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये शो कर रहा है कि अगर कीमत सस्ती होती जाती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम से शो करें बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे आते हैं हमेशा प्राइस और यहाँ पे आती है हमारी क्वांटिटी, मीन्स मात्रा। तो अगर प्राइस यहाँ पे ले लेगा 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अगर प्राइस क्या है 50 है तो उस पर डिमांड कितनी है 100, अगर प्राइस 40 है तो 200, समथिंग ऐसे लाइक करके ये आपका आ जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, तो आप डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको आता है कि जो हमारा ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मींस ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपको इसके कारण पूछ लेता है कि जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ क्यों होता है। उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा कारण ये है कि घटती सीमांत उपयोगिता, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी के कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, और भी सारे यहाँ पे इनकम फैक्ट है, यहाँ पे वो बता सकते हैं आप, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से बता सकते हैं आप, तो वो बुक में आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है, वो आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, विच मीन्स मांग में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन में अंतर बताओ। तो उसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो डिमांड है वो किन चीजों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो आप बोलेंगे उन्हें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, आपके मांग के निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व। तो बेसिकली हमारी जो मांग के निर्धारक तत्व मींस फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड, वो 4 होते हैं। बुक में आपके 5-6 होंगे, आप 4 मान के चलिए, क्योंकि प्राइस को हम खुद, उसके प्राइस को खुद को नहीं लेंगे। तो फर्स्ट आ गया इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसका मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत, जिसके अंदर एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ट्री गुड्स। ठीक है, उसके बाद बायर इनकम आती है, ये आपको पता ही होगा, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं, बायर इनकम भोक्ता की आय। तीसरा यहाँ पे आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, मतलब भोक्ता की किस में रुचि है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर। उसके बाद आप डाल सकते हैं इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लास्ट पॉइंट है हमारा। आप बता देता हूं मैं आपको कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट डालेंगे। कैसे, अगर एक का प्राइस चेंज होगा तो दूसरे की डिमांड चेंज होगी। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है आपकी बुक में, सेब संतरा भी दिया होता है कई बार, बट आप टी एंड कॉफी भी लिख सकते हैं। तो अगर कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन, एक के प्राइस में एक के डिमांड में। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जस्ट लाइक पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये पूरक वस्तु होते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड क्या होगी, कम। अब हमें ये पता पड़ रहा है कि डिमांड खाली कीमत पे डिपेंड नहीं है, अदर चीजों पर भी डिपेंड है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि कीमत के अलावा हमारी मांग किन चीजों पर निर्भर करती है। तो एक तो ये हो गया, एक कंज्यूमर की इनकम हो गया, एक उसके बाद कंज्यूमर का इंटरेस्ट हो गया, रुचि हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अगर फ्यूचर में कोई इस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसकी डिमांड आज चेंज होना। जैसा कि आपने नमक वाले केस में देखा था कि लोगों को सुनने में आया कि कल क्या है, नमक के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो लोगों ने आज की डेट में डिमांड क्या कर दी, बहुत ज्यादा कर दी थी। दोस्तों ये होते हैं क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। और इनके अपोजिट में सिंगल अकेला खड़ा रहता है क्या, प्राइस। हमें पता है प्राइस की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है और इन चारों की वजह से भी चेंज आता है। तो अगर केवल प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो उसे कहते हैं हिंदी में मांग की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं उसे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और बेसिकली अगर इन चारों की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसे बोलेंगे मांग में परिवर्तन, मीन चेंज इन डिमांड। बेसिकली आपके ये दो कारण है जो आपका क्वेश्चन में, पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस कीजिए। अच्छा यहां पे बता दूं, यहां पे भी डिमांड क्या होती है, राइज होती है, और यहां पे भी फॉल्स होती है। राइज मतलब बढ़ना और फॉल्स मतलब गिरना। और यहां पे भी क्या होती है, राइज होती है और फॉल्स होती है। लेकिन यहां पर राइज को बोलते हैं एक्सपेंशन, विस्तार, ठीक है। और यहां पे राइज को बोलते हैं इंक्रीज ऑफ डिमांड, और यहां पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये सप्लाई में भी आ सकता है डिफरेंस आपका, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है यहां पे कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, ठीक है। यहां पे होता है डिक्रीज। तो बेसिकली क्वेश्चन यहां पे खाली यही नहीं आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड। तो दोनों का मतलब तो यही है, बढ़ना, लेकिन एक प्राइस की वजह से बढ़ रहा है और एक अदर फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है, ये वाले, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज मैं बताऊं, उसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको ये देखिए, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, तो अगर प्राइस ये होगा तो डिमांड ये होगी, और प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका डायग्राम कुछ ऐसा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से। तो आप देख रहे हैं प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। बट यहाँ पे जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, ओनली एंड ओनली अदर फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पे जो डायग्राम में होता है उसमें प्राइस में चेंज नहीं आता, उसमें बस डिमांड घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उसके प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता। तो आप जरा ये देख रहे होंगे कि डिमांड कम ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे भी डिमांड क्या हो रही है, कम ज्यादा। तो यहां पर जो डिमांड कम ज्यादा हुई उसे बोलते हैं हिंदी में संचलन, मींस मूवमेंट। और यहां जो मांग कम ज्यादा हुई उसे बोलते हैं खिसकाव, मींस शिफ्टिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन, पेपर में यही वाला क्वेश्चन चार तरीके से पूछ सकता है। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि में अंतर बताओ, और संचलन और खिसकाव मींस मूवमेंट और शिफ्टिंग में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके चार क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये वाला आप इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ से आ रही है, मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब हो गया जस्ट किसी चीज का उल्टा होना। उल्टा क्या होना कि आपने किसी से कुछ बोला नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बंदा आया, उसने आपको एक खींच के थप्पड़ मारा, और आपने बजाय कुछ पूछने के या उसको दोबारा मारने के आप चल दिए, थप्पड़ मारा आप चल दिए, ठीक है। तो यार तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। मतलब अगर नॉर्मल बंदा होता तो एटलीस्ट वो मारता नहीं तो खड़े होकर पूछ लेता भाई क्या हो गया, कैसे मार रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चल दिए। तो कह सकते हैं ये तो
बड़ा बेवकूफ है, उल्टा ही कर रहा है। तो उल्टा का मतलब हो गया एक तरह से एक्सेप्शन। तो आप वहां पे कह सकते हैं तो एक्सेप्शनल केस है, अपोजिट होना। तो बेसिकली हमें हमें पता है कि अगर कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी, मींस प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ लोग छोड़ो, कुछ जगह ऐसी बात होती है कि प्राइस गिरने के बढ़ने पर डिमांड गिरती नहीं है, डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोबारा सुन लीजिए, प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरेगी नहीं, बढ़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है, इसलिए तो ये क्वेश्चन बना है कि एक्सेप्शन ऑफ डिमांड क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे 3-4 कारण है। तो पहला जो आ जाता है वो आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स मतलब कुछ चीजें जो लोगों की क्या दिखाते हैं, स्टेटस को दिखाती हैं। तो वो कोशिश करते हैं जितना महंगा होगा उतना हम ज्यादा खरीदें। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, एप्पल का ले लेते हैं, अगर किसी पे हो तो बुरा मत मानना। एप्पल का फोन वाले मोस्टली लोग क्या होते हैं, वो चमकाने की कोशिश करते हैं मोस्टली, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। तो और अच्छा आपने देखा होगा कुछ लोग ना वॉशरूम में जाके भी ना या शीशे के सामने से फोटो खींचते हैं। तो अगर मोस्टली टाइम उनका एप्पल का फोन है तो आपने देखा होगा ऐसे चांसेस में उनकी फोटो जरूर आती है मिरर के सामने वाली ऐसे फोन करते हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका क्या दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। तो अब हो क्या रहा है, आज की डेट में एप्पल रखना एक तरह से क्या बन गया है, स्टेटस बन गया है। लोगों को लगता है तो बहुत ही स्टाइल वाला बंदा है या बहुत ही अमीर बंदा है। ठीक है, तो इस स्थिति में होता क्या है, लोग जो लोग ये मान के चलते हैं, वो स्टेटस वाली चीज मान के चलते हैं, वो महंगी चीज को ज्यादा खरीदते हैं। मींस अब आईफोन 8 आ जाएगा तो तुरंत उसकी डिमांड करने लग जाएंगे। क्यों? उससे उनका क्या दिखेगा, स्टैंडर्ड दिखेगा, यार आईफोन चला रहा हूं, समथिंग लाइक। तो दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहां पे मैं देना चाहूंगा कि गांधी जी का चश्मा। अब ये क्या है, एक रेयर चीज है जो कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजों के प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और ये अगर आपके घर में रखी होगी तो आप भी 10 लोग दिखाओ, यार देख गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, स्टेटस को दिखाती है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी का सूट ले लो, ठीक है, लिखा क्या था उस पर, बस नरेंद्र मोदी जी लिखा हुआ था समथिंग, लेकिन तब भी वो करोड़ों में बिका। क्यों? जस्ट मोदी जी ने पहन लिया था, उस पर नरेंद्र मोदी लिखा था, तो करीब करीब करोड़ों में बिका जाके। सूट था यार 10 लाख 15 लाख 20 लाख में बिकता जाके, बट करोड़ों में। तो वो क्या हो गया, स्टेटस दिखा रहा था, यार मेरे पे पीएम का सूट है समथिंग, मेरे पे उसका सूट है। कोई नहीं, छोड़ते हैं। तो स्टेटस सिंबल गुड्स। दूसरा, गिफन कमोडिटी, गिफन वस्तुएं। होता क्या है, गिफन वस्तु सेकंड क्लास गुड्स होते हैं। अगर इनकी कीमत बढ़ा दी जाए तो लोगों की मेंटेलिटी ये कहती है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो वो चीज क्या हो गई है, अच्छी हो गई, तो उसकी डिमांड क्या करने लग जाते हैं, ज्यादा। इसके बाद एक और पॉइंट है इसके अंदर, इग्नोरेंस मींस जब एक कस्टमर किसी चीज की क्वालिटी उसकी प्राइस से कंपेयर करता है। ठीक है, जब कोई कस्टमर किसी चीज का क्वालिटी उसके प्राइस से कंपेयर करता है तो वो क्या करता है, महंगी चीज को ज्यादा अफोर्ड करता है और सस्ती चीज को कम लेना चाहेगा, मतलब महंगी चीज ज्यादा लेना चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो सस्ती चीजों को इग्नोर कर देंगे, वो ये समझेंगे सस्ती चीजें क्या होती हैं, बेकार चीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गए 3-4, आप इसमें रीड कर सकते हैं बुक में अपनी। दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आ रहा है इसमें, वो आ रहा है व्हाट इज हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। तो बेसिकली आपको बता दूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है, मींस पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले समझे इक्विलिब्रियम मार्केट या संतुलित बाजार समथिंग। तो जब मार्केट में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या कह रहा हूं, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होगी तो मार्केट में क्या होता है, संतुलन होता है, मींस इक्विलिब्रियम मार्केट कहलाती है। और जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है तो उस टाइम जो प्राइस चल रहा होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम प्राइस वही 50 ले लेते हैं, 50 40 30 20 10, दैट इज क्यू दैट इज डिमांड, दैट इज सप्लाई। अब एक चीज देखिए आप, डिमांड जब 50 थी तो कम है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। वहीं पे सप्लाई क्या हो रही है, 50 पे ज्यादा होगी, 500 400 300 200 100। अब एक चीज देखिए आप, जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन होगा, ठीक है।
और जब बाजार संतुलन में होगा तो उस टाइम पे जो कीमत चल रही होगी वो क्या कहलाएगी, संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस टाइम पे जो क्वांटिटी बेची जा रही होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलन मात्रा। क्लियर है। अब इसके द्वारा हम समझेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस तरफ प्राइस ले लेते हैं और इस तरफ क्वांटिटी, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, प्राइस में 10, 20, 30, 40, 50, क्वांटिटी 100, 200, 300, 400 एंड 500। फाइनली आप क्या करिए, पहले प्राइस और डिमांड का डायग्राम बनाते हैं। तो 50 पे कितना है, प्राइस पे 100, ठीक है, समथिंग लाइक 40 पे 200, 30 पे 300 और 20 पे 400, ठीक है। और उसके बाद तो समथिंग जो डिमांड करवाएगा वो कुछ यूं आएगा, दिस इज अवर डिमांड कर्व। नाउ अब हम बनाएंगे जरा सप्लाई का। सप्लाई में देख लेते हैं, जब प्राइस 50 है तो कितना है, 500, तो समथिंग ये आ गया 40 पे 400, 300, 200, सप्लाई कुछ ऐसा आएगा। तो अब जरा इसे ध्यान से देखिए, ये सप्लाई व्हेन डिमांड इंटरसेक्ट, डिमांड कर्व इंटरसेक्ट टू सप्लाई कर्व, ठीक है। जब दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, तो जहां पे भी काटेंगे मांग वक्र और पूर्ति वक्र, उसे बोलेंगे संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हम ई से डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए आप, ऊपर वाले हिस्से में मांग ज्यादा है या पूर्ति ज्यादा है, मींस डिमांड ज्यादा है सप्लाई। तो देखिए जरा, डिमांड यहाँ पे कितनी है, समथिंग देखे तो 100, और सप्लाई कितनी है 500। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सिस सप्लाई लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक्सिस डिमांड ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए डिमांड 500 पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। यहां पर जब मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 30, तो ये क्या आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत, और मात्रा कितनी हो गई आपकी 300, ये आपकी हो गई संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता है चेंज के ऊपर, कि अगर प्राइस में चेंज आए, मींस सॉरी डिमांड में चेंज आए तो उसकी प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, उसको आप पढ़ के डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जाम में। कंटेंट बहुत ज्यादा है, ट्राई कर रहा हूं मैं कि इस वीडियो में ये यहां तक कवर करूं, उसके बाद अगली वीडियो में जो हो सकता है मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आप डायग्राम एक चार्ट से समझाना चाहूंगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन में 4 तरह की कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहला मान लेते हैं चेंज इन डिमांड, मैं डिमांड को शॉर्ट में डी लिखूंगा, चेंज इन सप्लाई, और सप्लाई को लिखूंगा एस, ठीक है। चेंज इन बोथ, कंडीशन इन बोथ, ठीक है। मैं आपको ये वाला बता नहीं रहा कि ये 12th में था, वैसे पता नहीं आपके कॉलेज में है नहीं। चेंज इन डिमांड का मतलब है, या तो चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। जी, चेंज का मतलब होता है दोनों, इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप अगर चेंज आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा इंक्रीज इन डिमांड का चार्ट और डिक्रीज इन डिमांड का चार्ट, ठीक है। सप्लाई में आता है तो आपको इंक्रीज इन सप्लाई दिखाना पड़ेगा और डिक्रीज इन सप्लाई दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर चेंज इन बोथ का आता है तो दोनों में दो स्थिति हो सकती है, बोथ इंक्रीज हो सकते हैं, बोथ डिक्रीज हो सकते हैं। अगर बोथ इंक्रीज हो रहे हैं तो बेसिकली यहां पर 3 स्टेजेस बनते हैं। हो सकता है डिमांड ज्यादा बढ़ा हो सप्लाई से, मीन दोनों 100 थे पहले, ये हो गया 120, लेकिन ये 110 ही बढ़ा, तो ये ज्यादा बढ़ा है, तो डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई, जब मांग पूर्ति से ज्यादा बढ़ा। यहाँ पे कौन बढ़ा ज्यादा, सप्लाई, और दोनों बराबर बढ़े। यहाँ पर भी 3 सिचुएशन हो सकती है, दोनों घटे, डी ज्यादा घटा है, एस ज्यादा घटा है, और दोनों बराबर घटे, ठीक है। इनके आपको डायग्राम बनाने को आते हैं बेसिकली। तो इन डायग्राम को बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल मैं सिखाना चाहूंगा आपको, बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप को एज अ गवर्नमेंट लेके चलेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट आप हैं, आप मुझे बताइए
आपके पास क्या है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है और आप डिमांड को कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप प्राइस के साथ क्या करेंगे? तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आप क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड क्या है, ज्यादा है, सप्लाई कम है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो आप गवर्नमेंट, तो आप प्राइस क्या कर देंगे, गिरा देंगे, ताकि लोग ज्यादा खरीदें। वेट, यस, नाउ हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये हो चुका कि आप इसका, मैं कह रहा हूं इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो बेसिकली आपको डायग्राम बनाने के लिए बता दूं, आपको एक चीज आनी चाहिए, ये होता है डीडी कर्व और ये होता है एसएस कर्व। ध्यान रखना, जब भी डीडी कर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी डीडी कर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहां पे। और अगर सप्लाई कर्व नीचे जाएगा तो उसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। सेम लाइक, सॉरी, डिमांड बढ़ेगी ऊपर, डिमांड घटेगी तो नीचे। और सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे और घटेगी तो ऊपर। ये चीज आप याद रखना, डिमांड के साथ और सप्लाई के साथ। इनके डायग्राम आप यूं ड्रॉ कर लोगे चुटकी में। कैसे, समझाता हूं। डिमांड बढ़ेगी ऊपर, घटेगी नीचे, सप्लाई बढ़ेगी नीचे, सप्लाई घटेगी ऊपर। अब एग्जांपल के लिए आप कोई भी कंडीशन ले लो। कंडीशन मान लेते हैं, मैं ये वाली ले लेता हूँ। इसमें लिखा है डिक्रीज इन डिमांड का मुझे डायग्राम बताना है। ठीक है, तो जब चेंज इन डिमांड की बात कर रहा है तो मानेंगे जो यहाँ पे एस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब चेंज इन सप्लाई की बात कर रहा है तो मानेंगे डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चेंज इन डिमांड की बात कर रहा है जिसमें भी डिक्रीज इन डिमांड, क्लियर है, तो मानेंगे सप्लाई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक सिंपल सा वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वाई एक्सिस ड्रॉ करा, एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, जीरो हो गया, एक ऐसे लाइन खींच दी, एक ऐसे लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया डी डी और इसको दे दिया एस एस। और जहां पे कट कर रहे हैं ऐसे कर दिया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे डाल सकते हैं प्राइस। अब कैसे इनका डायग्राम बनेगा जरा ध्यान से देखना। इतना डायग्राम तो आपको हर उसमें बनाना है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। भाई सप्लाई नहीं बोल रहा है, डिक्रीज इन डिमांड बोल रहा है। डिमांड का मतलब है चेंज किस में आ रहा है, डिमांड में, और वो भी डिक्रीज। तो सप्लाई का तो कांस्टेंट रखते हैं, कोई चेंज नहीं, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज तो नीचे जाएगा। तो आपको डिमांड का दूसरा डायग्राम बना देना है, डिक्रीज वाला। अब एक चीज देखो, आप ये एसएस था, यहाँ इसको अब ये यहाँ कट कर रहा है, तो ये ई था, ये आ गया E1। अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि प्राइस क्या हो गया, कम, और क्वांटिटी क्या हो गई है आपकी, वो भी कम हो गई है। डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे किसी का भी बना सकते हैं। अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो डिमांड को फ्लक्चुएट करेंगे, अगर सप्लाई की बात है तो डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, सप्लाई को फ्लक्चुएट करेंगे, और डायग्राम इसका बन जाएगा। मैं एक समझाता हूँ बोथ का। बोथ का समझो कैसे है। बोथ में मान लेते हैं एक सिचुएशन में ये वाली लेता हूँ, डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई। देखिए यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम बोथ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंक्रीज कौन हो रहा है, डिमांड। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले वही खाली बना लीजिए, डी डी एस एस ई, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, पी क्यू जीरो। अब फाइनली आप इधर देखिए कि डिमांड में भी चेंज आ रहा है, सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, और दोनों इंक्रीज हो रही है। सब पहले हम सप्लाई का ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सप्लाई कम है। तो सप्लाई का मैंने ये ड्रॉ कर लिया। एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये जो ई पॉइंट कट किया वो पुराना डीडी और पुराने एसएस से करा है। जब चेंज इन बोथ हो तो पुराना डीडी पुराने एसएस को जहां कट करे वो लेते हैं, और नया डीडी नए एसएस को जहां कट करे वो लेते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको मैं रेड से ड्रॉ करता हूं। तो ये तो हो गया आपका पुराना वाला ई। अब क्या होता है, एस बढ़ गया तो नीचे आ गया है। अच्छा, अब हमें पता है कि डिमांड भी बढ़ा और डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ा है। तो अगर सप्लाई का आप इतना लेंगे तो डिमांड का इतना लेंगे, मींस ज्यादा चौड़ा रखेंगे। जो ज्यादा बढ़ेगा या जो ज्यादा घटेगा उसका आप गैप ज्यादा लेना। तो देखिए यहाँ पे डिमांड को मैं गैप लेने जा रहा हूँ, और डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज। तो इंक्रीज के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऊपर। तो मैं इसके गैप से थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। नाउ D1 अब जो नया पॉइंट कट कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, ये आ गया आपका E1, और इसको कट कर देंगे, जोड़ देंगे, ये आ गया आपका P1, ये आ गया आपका Q1।
दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम अपने आप बन जाता है। तो ये देखिए खुद ही दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे और क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। लास्ट डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके दिखा दूं, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं गई तो इसका देख लीजिए। जब दोनों बराबर हो तो बेसिकली ऐसे बनाया है। अब दोनों बराबर है तो ध्यान रखिए ये डी हो गया, ये एस हो गया। डिमांड में जितना चेंज आया उतना ही सप्लाई में आएगा, तो ध्यान रखना ये जो आएंगे वो इक्वली आएंगे और उसमें प्राइस में चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसके पैरेलल लिया आ जाएगा, इसके पैरेलल लिया आ जाएगा, जितना गैप इसका होगा उतना गैप उसका लेंगे, तो ये क्या आएगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो जब भी डिमांड और सप्लाई उसके हिसाब से घटे या बढ़े तो आप प्राइस में चेंज मत करना, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले को ले लेते हैं, जब सप्लाई ज्यादा घट रही है किसकी तुलना में, डिमांड की तुलना में, तो पहले डिमांड का बना लेते हैं। ये हो गया, मार्कर भी चलने बंद हो गया, तो डी एस एस ई, ये टी क्यू और ये आपका ई। अब ज्यादा कौन घट रहा है, सप्लाई, तो सप्लाई घटने के लिए आप ऊपर लेंगे, लेकिन ज्यादा ये डिक्रीज की बात हो रही है घटने की, तो सप्लाई का आपको ज्यादा चौड़ा लेना है, डिमांड का कम लेना है। डिमांड कम हुई है तो आपको नीचे लेना है, ये आपका आ गया डिमांड, और सप्लाई का ज्यादा चौड़ा लेना है, ये आ गया सप्लाई। यहाँ कट कर रहा है, ये आपकी सिचुएशन आ गई। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा घट रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देगी, हमें पता है, लेकिन डायग्राम भी ये क्या कर रहा है, प्राइस बढ़ा देगी और क्वांटिटी तो कम हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे क्या कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ये हुए आपके जब चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक चीज और मैं बताता हूँ, बस तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कर लेंगे, तो उसका एक टॉपिक और बता देता हूँ, आप तैयार कर सकें। एक्चुअली क्या होता है, मांग की लोच निकालने की कई सारी विधियां हैं, इसमें से एक है मांग की लोच की कुलव्य विधि। तो कुलव्य विधि जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका डायग्राम थोड़ा पेचीदा है। कुलव्य विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों ये जो मेथड था वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। उन्होंने ईडी की 3 सिचुएशन बताई थी, ईडी इज ग्रेटर देन 1, दूसरा ईडी इज लेस देन 1 और ईडी इज इक्वल टू 1/3। तो मैं आपको एक तो सिंपल सा याद कराने का तरीका बता दूं, पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं, ठीक है। व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, when price increases total expenditure decreases, when price decreases total expenditure increases, in that case ED is greater than 1। अब मैंने बड़ी जल्दी इंग्लिश में बोल दिया, ये क्यों बोला मेरे को याद नहीं था। एक्चुअली मुझे एक चीज मैंने ट्रिक याद कर रखी है, वो आप याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। क्यों मैं इसको बोलता हूँ, मेरा नाम रवि है, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो है वो है क्या, हम, मतलब हम जब बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं, हम बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं, तो हम इस तरह से खरीदारी करते हैं हमेशा। और ये है बेवकूफ, ठीक है, और ये है बैगन। बैगन क्यों बोलता हूँ, बैगन मुझे पसंद नहीं है, तो चाहे तुम उसके प्राइस घटा लो या बढ़ा लो, मैं टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं करूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है याद करने के लिए। अब एक चीज समझिए, कुलव्य विधि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, जिनने बताया था रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, पहले बता दो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है P इंटू क्यू, इसमें और इसमें रिलेशन बताया था, तो आपको कभी P और Q दिया तो पहले मल्टीप्लाई करके TE निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उनने रिलेशन दिया, उनके लिए उन्होंने 3 स्थितियां बताई, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1 और 0 समथिंग, ईडी इज इक्वल टू 1, ये सॉरी ये 1 है, ठीक है। तो अब इन 3 स्थितियों में उसने क्या करा, अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे होगी। इस वाली डेफिनेशन में क्या करना है, आपको एक उपभोक्ता बनना है, वो भी अच्छा वाला कंज्यूमर। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अगर मार्केट में जाएंगे और प्राइस ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे कम, बेसिकली कम करेंगे, और अगर मार्केट में प्राइस कम है तो डिमांड क्या करेंगे, सॉरी सब एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, ज़्यादा। तो ये स्थिति होती है ये वाली, क्योंकि हम ऐसा करेंगे। अब बेवकूफ़ क्यों, अगर कोई प्राइस बढ़ने पे अपने खर्चे भी बढ़ा दे और प्राइस घटने पे खर्चे भी क्या कर दे,
कम कर दे तो बेवकूफ़ी कहलाएगा, दैट इज बेवकूफ ईडी इज लेस देन 1। और बैगन क्यों, बैगन का मतलब मैं सिंपल ये लेता हूँ कि मेरे को बैगन पसंद नहीं है, तो चाहे तो कीमत घटा ले भाई या बढ़ा ले, लेकिन मैं अपने टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, इसकी बनाते चलो, ईडी इज लेस देन 1, तो यहाँ पे आपको कौन सी वाली लिखना है, बेवकूफ वाला लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, अगर प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घटेंगे। उल्टे ही हो रहा है ना, प्राइस घटने में तो एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए थे, बट क्या हो रहे हैं, घट रहे हो। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेवकूफ नहीं होगा, ईडी इज लेस देन 1 होगा। बेवकूफ तो समझने के लिए। अब इसका जो दिमाग लगाने वाला है ना, वो है डायग्राम। अच्छा एक चीज का एग्जांपल ले लेते हैं आप, ये दिया पी क्यू, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 4 5 7 3, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कुल व्यय, 4 7 28, 5 दिया 15। अब आप एक चीज देखो, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसमें देखने के बाद आपको देखना है, अपने आप सोचना है कि प्राइस बढ़ते तो आप क्या करते हैं। प्राइस बढ़ने पे भाई आप कुल व्यय क्या कर देते, कम कर देते, और इसने भी क्या कर दिए, कम कर दिए। तो इन दैट केस ईडी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। बेसिकली फाइनली मैं एक टॉपिक और बताऊं उसका, वो है डायग्राम्स का। डायग्राम समझो दोस्तों, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है शायद, बट तब भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं। आप देखिए प्राइस है ये और एक्सपेंडिचर है ये, जिसको मैं नाम देता हूँ के। अब प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, ओ भी हो गया, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। जरा ध्यान सुनना, प्राइस